यहीं पे हूँ। चलें। अच्छा जी, हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, हम लोगों ने पढ़ा था 1967 स्टार्ट किया हुआ था हम लोगों ने, जिसके अंदर से हमारा चैप्टर नंबर 1 हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 हमारा हो चुका है। चैप्टर नंबर 3 भी हमारा हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने देखी थी कि अपॉइंटमेंट किस तरह की जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के बारे में पढ़ा, पावर्स किस किस के पास है पढ़ा। चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम लोगों ने प्रोसीजर पढ़ा रेवेन्यू ऑफिसर्स का, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 में हमने विलेज ऑफिसर्स के बारे में पढ़ा, तमाम चीजें पढ़ी। चैप्टर नंबर 6 में हम लोगों ने देखा कि रिकॉर्ड ऑफ राइट किस तरह मेंटेन किए जाते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड का बनाने का प्रोसीजर क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। इसके बाद हम लोगों ने देखा चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह असेसमेंट की जाती है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को टाइप्स बताई थी, एक जर्नल असेसमेंट होती है और एक स्पेशल असेसमेंट होती है, ठीक है। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 8 था कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, जो लैंड रेवेन्यू की कलेक्शन है वो किस तरह की जाती है। अच्छा जी, आगे हमारे पास आता है, देखें हम लोगों ने यहाँ पे पीछे पढ़ा चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 आ गया हमारा, सॉरी चैप्टर नंबर 8 हम लोगों ने पढ़ा कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू के बारे में। अच्छा जी, एक चीज याद रखें, हम लोग पिछले चैप्टर में सारी चीजें पढ़ के आए थे। क्या क्या चीजें पढ़ के आए थे कि भाई किस किस तरह जो है लैंड रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। अगर कोई बंदा लैंड रेवेन्यू पे नहीं करता तो फिर उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा, ठीक है। ये चीजें भी मैंने प्रॉपरली हर चीज बताई थी कि उसकी पहले जो जाहिर बात है, एक चीज मैंने आप लोगों को पहले आगे जाते हुए मैं बता दूं कि हम लोग सिर्फ पंजाब प्रोविंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो पंजाब के अंदर हमारे पास जमीनें आती हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, और जमीनें भी हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज अपने माइंड में रखनी है आपने। अच्छा जी, हमने चैप्टर नंबर 8 के अंदर ये बात की थी कि भाई किस तरह लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना है। अगर कोई बंदा लैंड रेवेन्यू नहीं पे करता तो उससे लैंड रेवेन्यू किस तरह निकाला जाए। अगर कोई डिफॉल्टर डिक्लेयर हो जाता है तो उसके साथ क्या सलूक करेगी हुकूमत, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी कि भाई उसकी पहले जो फसल है, जो कपास, जो कुछ उसने फसल में है, कपास गंदुम जो कुछ भी है, उसको सेल किया जाएगा। अगर फिर भी पूरी नहीं होगी उसकी जमीन को जो है ना नीलामी के लिए लगाया जाएगा। अगर कोई बंदा नीलामी के लिए आता है, बोली लगाता है, अगर बोली लगती है, अगर कोई बंदा उसके ऊपर ओके करता है, ठीक है। हाफ पेमेंट उसी टाइम पे करनी है गवर्नमेंट को, हाफ पेमेंट बाद में पे करनी है, वो परसेंटेज भी मैंने बताई थी बीच में। इसके बाद हमने देखा था कि अगर वो बंदा उस टाइम के ऊपर उस बोली पे एग्री होने के बाद मुकर जाए कि भाई मैं जमीन नहीं खरीद सकता, तो वो जितने का खाता है वो सारा उसी बंदे के हवाले से भी मैंने बताया था कि उसको क्या क्या सजा दी जाएगी और कितने उसके खाते में पैसे जाएंगे। अगर फिर भी उसकी जमीन से भी खाता पूरा नहीं होता, उसके ट्रैक्टर सेल करते जाएंगे, चीजें वगैरह सेल करके जो है ना पैसे वगैरह जो है ना वो पूरे करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 8 में करवा दी थी। अब आप लोगों का आता है चैप्टर नंबर 9, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ना है रिकवरी ऑफ अदर डिमांड्स बाय रेवेन्यू ऑफिसर्स, ठीक है। बहुत आसान है, पेपर के अंदर इसके अंदर से कोई सवाल वैसे आता नहीं है चैप्टर नंबर 9 के अंदर से, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को पढ़ाऊंगी। हमारा जो सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो चैप्टर नंबर 10 से आएगा, ठीक है। जो जो सेक्शंस आप लोगों के इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं साथ साथ बताती जाऊंगी कि यहाँ से सवाल पेपर में आना है, ये कर लें, यहाँ से आएगा ये कर लें। तो ये चीज आप लोगों ने जरा ध्यान रखना है। डन हो गया। अच्छा जी, कॉपी पेंसिल अपनी निकाल लें, या जो नोट्स मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं वही निकाल लें, उसके साथ साथ आप लोगों ने लिखते जाना है। डन हो गया। और जरा एक दफा हाजिरी लगा दें कि सारे जाग रहे हैं। हाजिरी लगवा दें कि सारे जाग रहे हैं। ये सारा पढ़ चुके हैं हम पीछे, ये जितने सेक्शन गुजरे हैं ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग पीछे। चलें जी, डन हो गया। सोना नहीं है क्लास में किसी ने। आप लोगों को पता है एक्ट के ऐसे आप लोगों के ये चैप्टर्स हैं कि जिस जो सो गया वो फिर सो गया, ठीक है। समझ कुछ नहीं आनी किसी को, जो सो गया फिर वो सो गया, समझ किसी को नहीं आनी फिर। इसीलिए जागना बड़ा जरूरी है। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 के अंदर कितने सेक्शंस आते हैं, डन हो गया। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 9 के अंदर हमारे पास टोटल कितने सेक्शंस आते हैं।
चैप्टर नंबर 9 के अंदर हमारे पास अल्लाह भला करे आपका 113 से लेकर हमारे पास 115 तक सेक्शन आएंगे, ठीक है। 113, 114 और 115। ये चीज मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूं कि कोई ऐसा सेक्शन जिसके साथ ABCD जो भी लिखा हो अल्फाबेट, आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि भाई ये अमेंड हुआ है सेक्शन। बात समझ में आई है कि न्यू चीजें बीच में ऐड की गई हैं, इसलिए उसको क्लॉज A, क्लॉज B, क्लॉज C का नाम दे दिया गया है। ये चीज आप लोगों को दोबारा से मैं हर चीज साथ साथ बताती जा रही हूँ, ताकि जो पिछला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना वो दोबारा से जरा आप लोगों के जहनों के अंदर जो है ना दोबारा से फ्रेश हो जाए। मैं फिर आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ कि भाई एक चीज जहन में रखनी है कि हम लोग ये पढ़ रहे हैं पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट। अच्छा, पंजाब का मतलब है कि हम प्रोविंस पंजाब की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने किसी कमर्शियल जमीन की बात नहीं कर रहे, ठीक है। हम किसी हाउसिंग सोसाइटी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड की, ठीक है। क्योंकि रेवेन्यू कलेक्ट ही आप लोगों का एग्रीकल्चर लैंड से हम लोगों ने करना है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है कि होता है ना पढ़ते पढ़ते बंदे के जहन में आता है कि भाई पता नहीं कौन सा पढ़ रहे थे, तो ये चीज जोन जोन सा एक्ट जोन जोन सा सेक्शन पढ़ते जाएंगे, वो सारी चीजें आप लोगों ने जहन में रखनी है। अच्छा जी, सबसे पहली तो एक चीज जहन में रखें कि चैप्टर नंबर 9, ये चीज अपने पास लिख लें कि चैप्टर नंबर 9 में उसने एक चीज आप लोगों को ये कही है कि जो चैप्टर नंबर आप लोगों का 9 आता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 में जो रिकवरी की जाएगी, ठीक है, क्या बता रहा है, जो रिकवरी की जाएगी बाय रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है। जो बाकी डिमांड्स की जो रिकवरी की जाएगी वो किसके मुताबिक की जाएगी, वो चैप्टर नंबर 8 के मुताबिक की जाएगी। ये चीज जहन में रखनी है। अब उसने यहाँ पे दोबारा से चैप्टर नंबर 9 में चैप्टर नंबर 8 की सारी चीजें दोबारा से नहीं बताई, क्योंकि वो ऑलरेडी चैप्टर नंबर 8 में हर चीज बहुत ही डिटेल में उन्होंने बता चुके हैं। हर सेक्शन को हम बड़े डिटेल में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई बंदा हुकूमत के बकाया जात नहीं पे करता, ठीक है, तो उसका हुकूमत क्या हाल करेगी। तो सेम चैप्टर नंबर 9 के अंदर भी उन्होंने यही बात की कि भाई अगर कोई रेवेन्यू ऑफिसर किसी और डिमांड, भाई डिमांड्स अभी मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी डिमांड की वो बात कर रहा है, ठीक है। वो कहता है कि अगर वो यहाँ पे रिकवरी करने आता है, अगर वो बंदा पैसे नहीं देता तो उससे पैसे किस तरह निकवाले जाएंगे, वो पैसे जो चैप्टर नंबर 8 में जो उसने रूल्स बताए हैं, रिकवरी के जो सेक्शन बताए हैं, उसके अकॉर्डिंग वही तरीकेकार होगा आगे भी, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 के अंदर भी वही सारा तरीकेकार होगा कि भाई उसके पहले जो है ना फसलें बेची जाएंगी, फसलों से भी पैसा ना पूरा होगा, ट्रैक्टर बेच देंगे, ट्रैक्टर से भी पूरा ना होगा, जमीन की नीलामी कर देंगे, नीलामी में फिर आगे वो सारी टाइप्स मैंने आप लोगों को बताई थी। अगर वो बंदा वापिस आके कहे कि भाई मैं पे कर सकता हूँ, इस सूरत में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि वो केस कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं, वही चीजें यहाँ पे भी आपकी इम्प्लीमेंट होंगी। ये चीज क्लियर हो गई यहाँ पे। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 113 आपको क्या कहता है, रिकवरी ऑफ सर्टेन एरियर्स, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 में हम लोगों ने पढ़ा था कि रिकवरी ऑफ एरियर्स। अब ये आप लोगों ने जिन बच्चों को याद हो, हम लोगों ने एरियर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी बकाया जात, ठीक है। जो हुकूमत के बकाया जात रह जाते हैं, ठीक है, उनको किस तरह निकलना है, रिकवर उसको किस तरह करना है। फॉर एग्जाम्पल ड्यू पेमेंट जिसे कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक जमीन है, ठीक है, मैंने गवर्नमेंट को हाफ रेवेन्यू पे कर दिया, बाकी रेवेन्यू पे ही नहीं किया। जो बाकी रेवेन्यू पे नहीं किया, जो मेरा अनपेड रह गया था ऑन ड्यू डेट,
वो मेरा एरियर है, यानी वो बकाया जात हैं जो मैंने हुकूमत को पे करने थे। अब इसमें वो कह रहा है कि रिकवरी ऑफ सर्टेन एरियर थ्रू द रेवेन्यू ऑफिसर इंस्टेड ऑफ बाय द सूट। अब वो ये आपको बीच में कहना चाह रहा है कि भाई जो रिकवरी है सर्टेन एरियर्स की वो आपका रेवेन्यू ऑफिसर कलेक्ट करेगा। इस सिलसिले में आप किसी किस्म का जो है ना वो फाइल नहीं करेंगे, केस नहीं करेंगे। आप अपने रेवेन्यू अफसर को कहेंगे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो रेवेन्यू अफसर को बोलेगा और वो जाके वहां से क्या करेगा, बकाया जात जो है ना पूरे करेगा। आपका 113 नंबर पे जो आपका सेक्शन आता है वो आपको सिंपल ये कहता है कि रेवेन्यू ऑफिसर जाए और रिकवरी करे सर्टेन एरियर्स की इंस्टेड ऑफ बाय सूट, के वो भाई अदालत में जाके केस करने की बजाय पैसे वहां से जाके कलेक्ट करे। अच्छा जी, 114 नंबर पे क्या कहता है? अच्छा, 114 नंबर पे क्या कहता है? अदर सम रिकवरेबल एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब ये चीज आप लोगों ने समझनी है यहाँ पे। अच्छा जी, अब चीज क्या समझनी है? वो कहता है 114 सेक्शन के अंदर वो ये कह रहा है आप लोगों को कि कौन कौन से एरियर्स हो सकते हैं। भाई पीछे तो हम लोग बात करके आए थे ना कि एरियर्स की। अब भाई चैप्टर नंबर 9 में आप लोगों ने ये सवाल मेरे से नहीं किया मैम कौन से एरियर्स हैं, पीछे तो सारे एरियर्स की बात कर ली। अदर डिमांड्स कौन सी आती हैं, कौन से सर्टेन एरियर्स हैं जो पीछे रह चुके हैं, जो उन्होंने पीछे डिस्कस ही नहीं किए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी ऐसी जो हुकूमत की फीस रह चुकी है, कोई फाइन है, कोई कॉस्ट आई थी, कोई चार्जेस हैं, कुछ भी रह गया है, या विलेज ऑफिसर का सेस है जो कि हम लोग पीछे पढ़ के आए थे 5%, तो उसको हम लोग कहेंगे अदर सम रिकवरेबल एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। क्लियर हुई बात? कि जो अदर डिमांड्स के अंदर, जो सर्टेन एरियर्स के अंदर जो हमारे पास चीजें आती हैं, जो अमाउंट आती है उसके अंदर हमारे पास आएंगी, कोई हुकूमत की हमने फी पे नहीं की, कोई हम लोगों ने हुकूमत का फाइन नहीं दिया, कोई हमारे पास कोई कॉस्ट आती थी, ठीक है, किसी की जमीन हमारी वजह से खराब हो गई या हुकूमत को हमारी वजह से कोई नुकसान हो गया, तो उसकी कोई कॉस्ट हमारे तरफ पड़ गई थी, ठीक है, या कोई और चार्जेस जिसके अंदर हम लोगों ने फॉर एग्जांपल विलेज ऑफिसर का सेस नहीं दिया उसको, ठीक है, जिसको हम लोग पचोथरा कहते हैं, अगर वो नहीं दिया, तो ये सारी चीजें आप लोगों की आती हैं सर्टेन एरियर्स यानी अदर डिमांड्स के अंदर। क्लियर हो गई बात? यहां तक बात क्लियर हो गई? बताइएगा। अच्छा जी, मैम कैन यू एक्सप्लेन द टर्म सेस? नासिर, सेस का मतलब होता है पचोथरा। मैं बताती हूँ, ठीक है। ये होता है जब आप चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे ना, उसमें आपका चैप्टर नंबर 5 में है विलेज ऑफिसर। ये आप पीछे पढ़ेंगे ना, सारी चीजें, हर चीज, सारी चीजें एक्सप्लेन हुई हुई है, ठीक है। सेस होता है 5%। 5% ही पढ़ाया था ना मैंने, जरा पुराने बच्चे जरा होश करें, 5% पढ़ाया था मैंने। अच्छा, आप लोगों का जो सेस होता है ना, विलेज ऑफिसर जब जाता है ना, जिसे हम विलेज ऑफिसर के अंदर हमारा लंबरदार आ जाता है, हेडमैन आ जाता है, ये चीजें जब आप पढ़ेंगे पीछे आपको पता होगा विलेज ऑफिसर के अंदर कौन कौन लोग आते हैं, ठीक है। अब वो है कि वो जब लंबरदार या वो विलेज ऑफिसर जो भी बना हुआ है, ठीक है, वो जब रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए जाता है ना, उस रेवेन्यू के अंदर से 5% जो होता है ना वो उस विलेज ऑफिसर का होता है, कमीशन कह ले, ठीक है। उसका कमीशन होता है जिसको इन्होंने जो है ना विलेज ऑफिसर सेस के नाम से जो है ना इन्होंने रख दिया, सेस कहते हैं, और उर्दू में पचोतरा वर्ड इस्तेमाल होता है। पेपर में सेस की जगह वो पचोतरा भी लिख देता है, इसलिए मैं उर्दू में ज्यादा बोल रही हूँ कि वो पचोतरा भी बोल देता है, तो वहां पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। ये जितनी भी छोटी छोटी टर्म्स हैं ये सारी पीछे एक्सप्लेन हो चुकी हैं, ये आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको हर चीज, छोटी छोटी चीजें, हर चीज क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी, एक और चीज यहाँ पे समझते जाएं, यहाँ पे एक और चीज बताती चलूं मैं। अच्छा जी, सेक्शन नंबर 115 और इसके बाद 115 ए के ऊपर आते हैं। एक चीज याद रखें कि जो रिकवरी की जिम्मेदारी है ना, जो रिकवरी की जिम्मेदारी है, ठीक है, विलेज ऑफिसर ने जो जिम्मेदारी ली हुई है, वो रिकवरी की जो जिम्मेदारी आती है वो विलेज ऑफिसर की आती है कि भाई
नूर की जमीन है, जाके नूर ने पैसे जमा नहीं करवाए, भाई नूर की जमीन से रिकवरी की जाए, जाके पैसे लेकर आए, किसकी जिम्मेदारी है? याद रखना है कि विलेज ऑफिसर की जिम्मेदारी है। अच्छा जी, वो कहता है कि अगर किसी सूरत में विलेज ऑफिसर ये काम नहीं कर पाता, ठीक है, विलेज ऑफिसर क्या पता कि अगली पार्टी बड़ी हैवी हो, ठीक है, अगली पार्टी को धमकियां लगा के भेज दे, ठीक है, अगली पार्टी दे ही ना पैसे, तो इस सूरत में आप लोगों का रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा? रेवेन्यू ऑफिसर जाएगा और वहां से रिकवरी करके डायरेक्ट वो पैसे हुकूमत के खाते में डाल देगा। क्लियर हुई बात? डायरेक्ट हुकूमत के खाते में डालेगा। पहली जिम्मेदारी किसकी है? विलेज ऑफिसर की। अगर विलेज ऑफिसर से किसी वजह से रिकवरी नहीं की जाती, वो पैसे वो रिकवर नहीं कर पाता, तो इस सूरत में विलेज ऑफिसर रेवेन्यू ऑफिसर को बताएगा, रेवेन्यू ऑफिसर वो रिकवरी करके जाके डायरेक्ट हुकूमत के खाते में वो पैसे डाल देगा। क्लियर हुई बात? यहाँ पे बताएं मुझे, ये पॉइंट क्लियर हुआ? अच्छा जी, आगे हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 115A जो अमेंड होके आया है, ठीक है। 115A के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि भाई चार्जेस फॉर रिकवरी ऑफ ड्यूज अदर देन प्रोविंशियल ड्यूज एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब ये बात सुने, पीछे हम लोगों ने कॉस्ट की बात की थी, ठीक है, कॉस्ट की हम लोगों ने बात की थी। उन्होंने कहा कि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल के किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर को या विलेज ऑफिसर को रिकवरी के दौरान, ठीक है, रिकवरी के दौरान अगर कोई खर्चा आता है, ठीक है, किसी किस्म का उनको अगर कोई खर्चा आता है, तो वो तमाम ड्यूज कौन पे करेगा? वो कॉस्ट जो है वो एरियर्स के अंदर ऐड होगी, और वो जिसकी जमीन से एरियर लेने जाना था वही बंदा ऐड देगा वो पैसे। क्लियर हुई बात? बात क्लियर हुई कि जितना भी खर्चा हुकूमत का लगना है ना रिकवरी करने में, वो उसके एरियर में उसके बकाया जात में वो भी प्लस कर देना। उन्होंने कहना है भाई पहले तुमने बकाया जात तो देने थे, अब ये भी निकालो पैसे। हमारा ऊपर जितना खर्चा आया है ना, चाय पानी का खर्चा आया, पेट्रोल का खर्चा आया, कुछ भी हुआ है, वो उन्होंने कहना है भाई निकालो पैसे, पैसे निकाल लो, ठीक है। तो ये आपका जो था, इसके अंदर से कोई इतना खास पेपर में सेक्शन पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी चैप्टर नंबर 9 मैंने पढ़ा दिया है, इसके अंदर ये सिर्फ 4 आपके सेक्शंस आते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट आपका आएगा चैप्टर नंबर 10, जिसके अंदर हम बात करेंगे सर्वे एंड बाउंड्रीज की, ठीक है। सर्वे किस तरह किए जाएंगे और बाउंड्रीज किस तरह बनाई जाएंगी, ठीक है। बाउंड्रीज क्या होती हैं? हदबंदी करना, ठीक है। सर्वे क्या होता है? हुकूमत जाती है, अपने बंदों को भेजती है, सर्वे करके आते हैं, ये जमीन किसकी है, ये किसकी है, किसकी है, ठीक है। उसके बाद जाके क्या करनी होती है? बाउंड्रीज बनानी होती है, हदबंदियां बना देते हैं, ठीक है। आप लोगों ने अक्सर खुली जमीनों पे देखा होगा कि किसी के जमीन के साथ से नाला गुजरा होगा, किसी ने छोटी छोटी दीवारें बनाई होंगी, ठीक है, किसी ने पत्थरों से निशान लगाए होंगे कि भाई ये इतना डब्बा, ये एरिया मेरा है, ठीक है, ये इतना हिस्सा मेरा है, ये इतना हिस्सा मेरा है, तो उसको हम लोग कहते हैं हदबंदी। तो अब चैप्टर नंबर 10 में हम लोग पढ़ेंगे कि सर्वे किस तरह किए जाते हैं और बाउंड्रीज किस तरह की बनाई जाती हैं, यानी हदबंदियां किस तरह की जाती हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? बताइएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे पास आते हैं सेक्शन, सिर्फ नासिर मैं और आप पढ़ रहे हैं, बाकी सारे सो रहे हैं, उनको सोने दें, ठीक है। बाकी सारे सो गए हैं, बस मैं और आप पढ़ रहे हैं। हाँ, अच्छा जी, सेक्शन नंबर 116 से लेकर 134 तक इसके सेक्शन आएंगे चैप्टर नंबर 10 के अंदर। एक चीज याद रखें, नूर नासिर, पेपर के अंदर आपको चैप्टर्स के नाम भी याद होने चाहिए। पेपर में वो पूछ सकता है चैप्टर नंबर 10 कौन सा है, चैप्टर नंबर 11 कौन सा है, चैप्टर नंबर 5 कौन सा है, ठीक है। सेक्शंस का इतना नहीं पूछेगा, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16, इस तरह नहीं पूछेगा, वो सेक्शंस के नाम नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ सेक्शन का रेफरेंस खुद दे सकता है वो।
आपको खुद देख के सवाल पूछ सकता है, अदरवाइज जो है ना वो इस तरह जो है ना आपसे खुद सेक्शन नहीं पूछेगा, सेक्शन नंबर 16 17 इस तरह खुद नहीं पूछेगा, खुद रेफरेंस दे के आके आपसे ना सवाल करेगा। अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलने से पहले थोड़ी सी जर्नल इंफॉर्मेशन ले लें ताकि आपको आगे जितने भी सेक्शन है ना वो समझने में आसानी हो। देखें, सर्वे की बात करते हैं। सर्वे हमारे दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक सर्वे हमारा आता है जिसको हम लोग रेवेन्यू सर्वे कहते हैं। क्या कहते हैं? रेवेन्यू सर्वे। दूसरा सर्वे आता है वो आप लोगों का प्रोफेशनल सर्वे आता है। क्लियर होगी बात? रेवेन्यू सर्वे कौन सा है? ठीक है, रेवेन्यू सर्वे यही है ना जो हुकूमत ने कह दिया, किसी का रिकॉर्ड ऑफ राइट बनाना है, मेंटेन करना है उसको, ठीक है, या आपकी हदबंदी करनी है, कुछ भी करना है तो उसके लिए हम लोग सिंपल रेवेन्यू सर्वे करती है, जाके आपके रेवेन्यू अफसर जाते हैं और जाके सर्वे करके आ जाते हैं, बाउंड्रीज वगैरह के हवाले से जाके, ये सारी चीजें। प्रोफेशनल सर्वे किसे कहते हैं? देखें, आप एक चीज देखें, किसी की जमीन है, ठीक है, अगर उसकी जमीन से फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे रही हूँ, गैस निकलना शुरू हो गई है, गैस डिस्कवर हो गई है, ठीक है, अब भाई वहां पे शोर पड़ गया, भाई इसकी जमीन से तो गैस निकल आना शुरू हो गया, तो आपको क्या लगता है कि वो गैस का मालिक वो बंदा होगा? वो बंदा नहीं होगा, ठीक है। ऐसी जमीनें जिनके ऊपर, ठीक है, कोई खास चीज डिस्कवर की जाए, ठीक है, उसका जो सर्वे होता है वो प्रोफेशनल सर्वे होता है, और उसका सर्वे जो प्रोफेशनल सर्वे है वो आप लोगों की अदर एजेंसीज जाके करती हैं, लेकिन जो दूसरी एजेंसीज जाके सर्वे करेंगी उनको पहले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को बताना पड़ता है कि भाई फलानी जमीन के अंदर से, अब मैंने एग्जांपल गैस की दे दिया तो गैस से ही समझ लें कि गैस डिस्कवर हो गई है, ठीक है, तो हम जाके उस जमीन का सर्वे करना चाहते हैं, फिर उस एजेंसी को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इजाजत देगी तो वो फिर जाके प्रोफेशनल सर्वे किया जाएगा। बात समझ में आ गई? या दो टाइप्स के सर्वे हैं, एक रेवेन्यू सर्वे जो आप लोगों का रेगुलर सर्वे होता है, ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ राइट को मेंटेन करना, बाउंड्रीज बनाना, हदबंदी करना, ये सारी चीजें। प्रोफेशनल सर्वे भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरह कंडक्ट होता है। क्लियर हो गई बात? इतनी बताएं मुझे। अच्छा जी, एक और चीज समझ लें, बंदे आगे एजेंसी के प्रोफेशनल सर्वे करने के लिए, ठीक है, प्रोफेशनल सर्वे करते हुए अगर उस बंदे, जाहिर बात है उस बंदे की जमीन पर फसल उगी होगी, आप एक चीज देखें ना, उस बंदे की जमीन पे फसल होगी, जिस बंदे की जमीन पे अगर कोई चीज डिस्कवर हुई है ऑलरेडी, वो हम तो बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब उसकी जमीन का अगर कोई नुकसान होता है तो वो नुकसान कौन पे करेगी? वो एजेंसी उस नुकसान की भरपाई करेगी। क्लियर होगी बात? बताएं मुझे। यहां तक क्लियर हुई बात कि उसका अगर नुकसान होता है बंदे का तो उसकी भरपाई कौन करेगा? उसकी भरपाई वो एजेंसी वाले करेंगे। उसकी फसल खराब अगर होती है, उसके सर्वे वो एजेंसीज वाले भरेंगे, सारा कुछ उसका नुकसान सारा वो भरेंगे। यहां तक मुझे बताएं, टाइप्स ऑफ सर्वे क्लियर हुआ? अच्छा, अब ये जब आगे चलेंगे ना आपके लिए इजी हो जाएगा, आपके लिए ये जो है ना आगे चल के सर्वे पढ़ा दिए ना, यहीं पे आगे चल के आपके लिए इजी होगा, ठीक है। अच्छा, मैं एक और भी चीज बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि, अच्छा यहाँ पे आ जाए, दो चीजें मैं को भी आपको क्लियर करना चाहती हूँ थोड़ी सी। अच्छा, आ, आप लोगों की एक स्टेट आती है, ये एक रिवर वर्ड है, रिवेरियन वर्ड आता है स्टेट। आप लोगों को पता है स्टेट कहा जाता है? स्टेट नहीं कहते, स्टेट कहते हैं आपकी जो जमीन है, ठीक है। वो कहता है कि कुछ आप लोगों की जमीनें ऐसी भी होती है ना कि जो दरियाओं के इर्द गिर्द होती हैं, ये दरिया जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी किसी की जमीन है, ठीक है, और यहाँ पे भी किसी की जमीन है, ऐसे होता है कि नहीं होता? बताएं मुझे। जमीनों के, ये दरिया के किनारों के ऊपर भी जमीनें होती हैं लोगों की, होता है ऐसा कि नहीं होता? जल्दी जल्दी बताएं। अब आप एक चीज मुझे ये बताएं नासिर, क्या दरिया सारी उम्र जितनी भी है क्या एक ही रास्ता रहता है? दरिया अपना रास्ता बदल नहीं सकता? मुझे ये बताएं, एक दरिया बह रहा है, फ्लड आ गया, कुछ आ गया, अगर दरिया ने अपना रास्ता बदल के यहाँ पे ले आया है, टर्न हो गया उसका रास्ता, रास्ता उसने बदल दिया है,
तो अब आप एक चीज ये देखें कि यहां से जो इस बंदे की जमीन, ये जो जमीन है ये क्या हो गई है, ये बुर्द हो गई है। क्या हो गई है? बुर्द हो गई है। और ये क्या हो गई है? जमीन बरामद हो गई है। यानी इस वाले बंदे को ये जमीन यहां से एक्स्ट्रा मिल गई, और इस बेचारे बंदे की जो जमीन है वो बेचारी दरिया के अंदर आ गई। तो ऐसी हालत में इस चीज को कहते हैं बुर्द बरामद। ये आगे चल के चीज मैंने समझानी है, बुर्द बरामद। ओहो, बुर्द बरामद, बुर्द बरामद, अलिफ मदा और मीम दाल, बुर्द बरामद। ठीक है, कि किसी की जमीन बुर्द हो जाना। बुर्द का मतलब है कि उसको, जो दरिया था उसने अपने जो रास्ता आ रहा था दरिया ने उसको कवर कर लिया, और दूसरे की बरामद होगी, उसको एक्स्ट्रा मिल गई। ठीक है, लेस देन 1 मिनट रह गया, दोबारा से इसी मीटिंग को ज्वाइन करना है आप सबने। यहां तक समझ में आ गई बात, बुर्द बरामद किसे कहते हैं?